यदि आप क्लास 12 में हो और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो यह नागरिक शास्त्र का पेपर 1 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं पहले। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला नंबर है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? 1943, 1945, 1919, 1947। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम 1945 को गिराया गया था। शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? बर्लिन की दीवार, अफगान संकट, वियतनाम युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है बर्लिन की दीवार। और बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1950, 1955, 1961, 1965। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चौथा है, सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? चीन, कोरिया, भारत, जापान। जापान से ही हो जाएगा। ठीक है, विश्व की कितने % जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है? 30%, 35%, 32%, 20%। 20%। ठीक है, विश्व में कितने % जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है? तो 20% सही हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहलाता है आम सभा, सुरक्षा परिषद, न्यायिकता परिषद, सचिवालय। तो ये सुरक्षा परिषद कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सुरक्षा का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता से आज़ादी, खतरे से आज़ादी, समानता से आज़ादी, ये सभी। खतरे से आज़ादी। ठीक है, इसके बाद है 8 नंबर, बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव है? बकरी, मुर्गी, गाय, बिल्ली। तो मुर्गी सही हो जाएगा। ठीक है, अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565, 556, 465, 455। तो 565 थी। ठीक, कितनी थी? 565। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर है, कांग्रेस पार्टी को एक छाता संगठन किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, पामर। पामर ने कहा था। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे। महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे था। वह हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित था और उसने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में दोनों मिलकर आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। 13 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद है, 1978 में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? किसे चुना गया था? तो 1978 में भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। उन्हें 1977 में भारत का 6ठा राष्ट्रपति चुना गया था और उनका कार्यकाल 1970 से 1982 तक चला था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर है, वामपंथ क्या है? क्या कह रहा है? वामपंथ क्या है? वामपंथ एक राजनीतिक विचारधारा है जो सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण पर जोर देती है। अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया था? तो अमेरिका ने इराक पर हमला 20 मार्च 2003 को हमला किया था। ठीक है, अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया था? 20 मार्च 2003 को, जिसे इराक युद्ध या ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। इसके बाद है 17 नंबर, दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम। तो भारत और पाकिस्तान है ना। नेपाल गणतंत्र कब बना था? 28 मई 2008 को नेपाल गणतंत्र बना था। इसके बाद है 19 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956। फिर है, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी सैन्य या सामाजिक गुट का हिस्सा न बनकर स्वतंत्र और तटस्थ नीति अपनाना, विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों से दूरी बनाए रखना। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है मेरे प्यारे बच्चों और प्रत्येक उत्तर के लिए 5 अंक मिलेंगे।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, ठीक है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 21 नंबर है, संपूर्ण क्रांति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो संपूर्ण क्रांति भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसे जयप्रकाश नारायण ने 1974 में शुरू किया। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी और सरकारी दमन के खिलाफ जनता को जागरूक करना था। यह आंदोलन खास तौर पर छात्रों, युवाओं और समाज के अन्य वर्गों में प्रचलित हुआ। इसके बाद है भारतीय जनसंघ की विचारधारा क्या थी। भारतीय जनसंघ की विचारधारा राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक संरक्षण और हिंदू एकता पर आधारित थी। यह पार्टी भारतीय संस्कृति और धर्म को प्रोत्साहित करती थी। साथ ही यह सरकारी हस्तक्षेप को कम करने और भारतीय समाज की पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने की पक्षधर थी। भारतीय जनसंघ समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बजाय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी और भारतीय समाज में एकता का आह्वान किया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला है हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति एक कृषि आंदोलन था जो 1960 के दशक में भारत में हुआ। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था, खासकर अनाज की पैदावार। इसमें उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया गया। इसके परिणामस्वरूप गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि हुई, जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। हालांकि इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव भी हुए। इसके बाद 24 नंबर है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को स्पष्ट कीजिए। 1968 की परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु युद्ध के खतरे को कम करना और परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ाना था। इस संधि में हस्ताक्षर करने वाले देश परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने, हथियारों के सीमित निर्धारण, परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करने के लिए सहमत हुए। संधि का उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इसके बाद है 25 नंबर है, क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रमुख कार्य निम्न है। पहला है वित्तीय सहायता, सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना, खासकर उन देशों को जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे होते हैं। दूसरा है मूल्य स्थिरता, वैश्विक स्तर पर मुद्रा विनिमय दरों को स्थिर करना और व्यापारिक असंतुलन को नियंत्रित करना। इसके बाद है तीसरी हेडिंग, आर्थिक परामर्श, सदस्य देशों को आर्थिक नीतियों पर सलाह देना और आर्थिक सुधारों के लिए मार्गदर्शन करना। चौथा है संरचनात्मक सुधार, विकासशील देशों को संरचनात्मक सुधार के लिए सहायता प्रदान करना। पांचवा है आर्थिक निगरानी, वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति पर नज़र रखना और रिपोर्ट तैयार करना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है 26 नंबर, पृथ्वी सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पृथ्वी सम्मेलन जिसे 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, पर्यावरणीय संकटों और सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें 178 देशों ने हिस्सा लिया और विश्व पर्यावरण पर मानवता के प्रभाव को संबोधित करने के लिए रियो घोषणा को अपनाया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वैश्वीकरण भारत के हित में। तो उत्तर देखेंगे, वैश्वीकरण भारत के हित में है क्योंकि आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण से भारतीय बाजारों में विदेशी निवेश आता है जो स्थानीय उद्योगों को सशक्त करता है और उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलता है जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा वैश्वीकरण से उच्च तकनीकी शिक्षा और नवाचार का प्रसार होता है जो भारतीय युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही वैश्वीकरण से सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ता है, इससे भारत को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर वैश्वीकरण भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए लाभकारी है। इसके बाद 28 नंबर है, शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे। तो उत्तर लिखेंगे, शीत युद्ध की समाप्ति के प्रमुख कारणों में सोवियत संघ की आंतरिक समस्याएं, आर्थिक संकट और नेतृत्व परिवर्तन शामिल थे। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव के सत्ता में आने के बाद ग्लासनोस्त खुलापन और पेरोस्त्रोइका पुनर्निर्माण जैसे सुधारों ने सोवियत समाज को सुधारने की दिशा में एक कदम बढ़ाए। इसके अलावा पश्चिमी देशों के साथ शांति की ओर बढ़ते संबंध, जैसे 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों को घटाने पर समझौता, शीत युद्ध के अंत में योगदान करता थे। साथ ही 1989 में पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन का पतन और बर्लिन दीवार का गिरना सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र के कम होने के संकेत थे। इन सब ने शीत युद्ध को अंत को सुनिश्चित किया और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके बाद है 29 नंबर, क्या कह रहा है, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, दलित पैंथर्स एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन था जिसकी स्थापना 1970 के दशक में महाराष्ट्र में हुई। इसका उद्देश्य दलितों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को समाप्त करना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना था। दलित पैंथर्स ने बर्बर जातिवाद और सामाजिक
असमानता के खिलाफ संघर्ष किया और इसके माध्यम से दलितों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की प्रेरणा दी। वह जुलूस, प्रदर्शन और सशक्त आंदोलनों के माध्यम से समाज में जातिवाद की बुराइयों के खिलाफ एक जागरूकता फैलाने में सफल रहे। इस आंदोलन ने संविधान की प्रमुख धाराओं को लागू करने के लिए दबाव डाला और महाराष्ट्र में दलितों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए। दलित पैंथर्स ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद है 30 नंबर। क्या कह रहा है? नक्सलवादी आंदोलन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखेंगे, नक्सलवादी आंदोलन का उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करना था। यह आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्र में हुआ और मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण गरीबों, किसानों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए था। नक्सलवादियों का मानना था कि शोषण और गरीबी को खत्म करने के लिए क्रांति आवश्यक है। उनका उद्देश्य था कि किसानों की ज़मीनों को वापस उनकी हकदारी में लाया जाए और श्रमिकों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिले। नक्सलवादी आंदोलन के तहत हिंसात्मक संघर्षों और सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को समाजवाद स्थापित करने के लिए दबाव डाला गया। इसके साथ ही नक्सलवादियों का उद्देश्य भारतीय राजनीति में एक प्रगतिकारक बदलाव लाना था। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का एक उद्देश्य एवं उसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भारत पाक संबंध का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद है 32 नंबर। भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए। अथवा भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए नेहरू ने किन किन तरीकों का प्रयोग किया। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।